अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होगे और लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खान दानियाल, सीए फाइनलिस्ट, यूआर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर हमने किया था प्रोडक्शन फंक्शन। हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्शन फंक्शन। सर उसी को कंटिन्यू करते हैं और पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका एक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, रिटर्न टू स्केल। तो सर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशनशिप एक प्रोडक्शन फंक्शन बताता है क्या है? रिलेशनशिप बताता है किसके दरमियान? इनपुट के दरमियान और आउटपुट के दरमियान। प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है? रिलेशन बताता है किसके दरमियान? इनपुट के दरमियान और आउटपुट के दरमियान। सर इनपुट क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनपुट क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। और आउटपुट क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं अल्लाह भला करे आपका, गुड्स और सर्विसेज होती हैं। गुड्स और सर्विसेज होती है और आउटपुट को प्रोडक्शन भी कहते हैं। आउटपुट को गुड प्रोडक्शन भी कहते हैं। सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन बताता है आपको क्या कहते हैं, क्या रिलेशन है किसके दरमियान? इनपुट के दरमियान और आउटपुट के दरमियान। बात समझ आती है? इनपुट को कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट को कहते हो प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चार तरीके से होते हैं। एक होती है लैंड, एक होता है कैपिटल, एक होता है एंटरप्रेन्योर और एक होती है लेबर। सही है। और प्रोडक्शन जो होती है या तो वो गुड्स होगी या फिर वो सर्विस होगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आती है। सर प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीके से पढ़ते हैं हम। एक शॉर्ट रन में पढ़ते हैं और एक लॉन्ग रन में पढ़ते हैं। शॉर्ट रन में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कुछ वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स होते हैं। और ज़्यादातर फिक्स जो होते हैं वो होता है लैंड होता है और कैपिटल होता है। और जो वेरिएबल होता है वो कौन होती है? वो लेबर होता है। वो कौन होता है? लेबर होता है। समझ आ रही है बात? सर लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन में कुछ वो होते हैं वेरिएबल, कुछ होते हैं फिक्स। और लॉन्ग रन में चारों के चारों वेरिएबल होते हैं। तो जो शॉर्ट रन में इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को पढ़ते हो आप, यानी कि जिसमें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, जिसमें कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल। सर इसको इसकी इसी लॉ के दो पार्ट्स हैं। एक है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और एक है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। सर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जब होता है जब आपकी वेरिएबल फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाएं। फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते जाएं तो सर आपकी प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होती रहेगी। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होती रहेगी। समझ आ रही है? मार्जिनल प्रोडक्ट या टोटल प्रोडक्ट आपकी इंक्रीज होती रहेगी। टोटल प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सेकंड, लेकिन एक वक्त तक आएगा कि आप एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेंगे। अगर उसके बाद आप वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऐड करेंगे फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होती जाएगी। क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। ये हमने बहुत ही डिटेल में लास्ट क्लास में कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था। इस पे एग्जांपल दी थी मैंने आपको। तो सर जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है, जैसे जैसे मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा हूँ, कौन से वेरिएबल को, तो सर इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और सर जब लॉ और क्या कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रही है, जब मैं वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करता हूँ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। सर ये हमने लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ लिया था। सर लॉन्ग रन में जो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट उसको कहेंगे रिटर्न टू स्केल। रिटर्न का लफ्ज सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न वाला रिटर्न नहीं है ये। सर रिटर्न का मतलब है कि आपको बदले में क्या मिल रहा है, आउटपुट है सर। रिटर्न का मतलब क्या है? आउटपुट या प्रोडक्शन। बोल रहा है रिटर्न टू स्केल। स्केल का मतलब है साइज। जितना बड़ा साइज होगा प्रोडक्शन का, जितनी बड़ी आउटपुट का साइज होगा, वित, वितना ही आपके फायदे में होगा या नुकसान में होगा, ये देखना जाना है। समझ आ रही है? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं एक किसान की एग्जांपल दी थी मैंने, जिसके कि किसान भाई बोल रहे हैं भाई मैं अकेला बंदा हूँ, मेरे पास एक ट्रैक्टर है और ये जमीन है। पूरे साल में मैं आधी जमीन पर क्या करता हूँ, काश्तकारी करता हूँ। आधी जमीन पर नहीं कर पाता क्योंकि मैं अकेला हूँ। सही है। तो सर हमने वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें ऐड किया, क्या? एक लेबर लिया है और एक कैपिटल लेकर आ गया, एक और ट्रैक्टर लेकर आ गया। तो पूरी जो जमीन थी अब उसमें पूरे में काश्तकारी खेती बाड़ी हो रही है।
तो सर मैंने क्या बढ़ाया, एक इंसान बढ़ा दिया, एक लेबर बढ़ा दिया और एक कैपिटल बढ़ा दिया, एक यूनिट से कैपिटल बढ़ा दिया। इसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अगर मैं उसी खेत में क्या करूं, क्या कहते हैं, मैं ज़्यादा बंदे लगा दूँ, तो क्या सर अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अब 2 की जगह मैंने 20 बंदे लगा दिए उस छोटे से खेत में, तो सर अब जिसके 2, एक बंदा आएगा वो पानी डाल के चले जाएगा, दूसरा बंदा आएगा दोबारा पानी डाल के चले जाएगा, तीसरा बंदा आएगा वो दवाई डाल के चले जाएगा, फिर पहला बंदा दोबारा आएगा वो दोबारा दवाई डाल के चला जाएगा। तो सर फसल तबाह और बर्बाद हो जाएगी। ज़्यादा लोग होंगे तो कोई भी डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न होगा, आपकी प्रोडक्शन डिक्रीज होने लगेगी। तो एक लेवल तक आप बढ़ा सकते हो जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आप कैपेसिटी से ज़्यादा औकात से बाहर बढ़ जाओगे तो आपको रिटर्न बदले में कुछ नहीं आएगा बल्कि नुकसान ही होगा। बात समझ आ रही है सर? ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, सही है, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन इसको ये भी कहते हैं। अगर ये बात समझ आती है तो रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है। मैंने बोला किसान भाई को, यार अभी तुम पहले उगाते थे 500 केजी टमाटर, अगर हम मैं एक बंदा और एक लेबर ऐड कर दे तो तुम आप 1000 केजी कर लोगे, उगा लोगे, लेकिन मुझे 2000 करनी है। उसने बोला भाई जमीन मेरे पास फिक्स है, जमीन मेरे पास फिक्स है, आप 3-4 साल बाद आए, मैं बराबर वाला खेत जो है ना वो भी खरीद लूंगा, फिर मैं जाकर क्या करूंगा, फिर मैं जाके क्या करूंगा, 2000 केजी, 2000 केजी वो बना सकता हूँ टमाटर की प्रोडक्शन प्रोडक्शन कर सकता हूँ। तो सर ये जो फिक्स लैंड थी उसको वेरिएबल लैंड में कैसे कन्वर्ट किया, लॉन्ग रन में कन्वर्ट किया। बात समझ आ रही है? थोड़ा टाइम लगेगा ना, लॉन्ग रन में वो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लैंड है वो वेरिएबल हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? तो वेरिएबल लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। रिटर्न टू स्किल का मतलब क्या है कि दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर देना, या दूसरी कंपनी बना देना, या दूसरा खेत खरीद लेना, जमीन खरीद लेना। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है सर। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं हमने ये भी पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो बराबर नहीं होता। मैथ्स कहती है कि अगर 10 यूनिट से आपने इनपुट इंक्रीज किया तो 10 ही यूनिट से आउटपुट इंक्रीज होगा। सर मैथ्स कहती है, लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है नहीं भाई, अगर आपने 1 यूनिट से भी क्या कहते हैं फैक्टर प्रोडक्शन इंक्रीज किए हैं तो इससे 1 यूनिट से ज्यादा, 1 यूनिट से ज्यादा आउटपुट निकलेगा। समझ आ रही है? 1+1 11 होते हैं और 11+11 5 होते हैं। अगर आपने ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐड कर दिया तो प्रोडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। बस वही बात बता रहे हैं। सर हमने डिटेल में पढ़ लिया था। सर ये देखिए, सर ये जो कॉन्सेप्ट है, हम्म, ये जो कॉन्सेप्ट है फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं शॉर्ट रन है, सही है। अब वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट का जो रिलेशन है ये बता रहा है ये क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है। ये क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन है। समझ आ रही है बात? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी, ये बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया। सर ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ये है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, सही है। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलती है, टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आया उसको, उस चेंज को डिवाइड कर देंगे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चेंज से। क्या मिसाल के तौर पे 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बचे, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बचा, तो ऊपर 2 नीचे 1, 2/1, तो आंसर क्या आया, 2 आया। तो मार्जिनल प्रोडक्ट आ गई है। बात समझ आ रही है आपको? एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ आ रही है? ऐसे निकालेंगे। सर ये देखिए, जब मार्जिनल जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सर यहाँ तक क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सर ये है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। और सर ये यहाँ से क्या हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। समझ आ रही है? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। सर जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, सर यहाँ से लेके यहाँ तक भी पॉजिटिव है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी पॉजिटिव है, लेकिन ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। टोटल प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो पर है तो टोटल प्रोडक्ट आपके मैक्सिमम लेवल पर है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रही है, यहाँ से इतने से पॉइंट से लेके यहाँ तक नेगेटिव हो रही है, तो टोटल प्रोडक्ट आपकी क्या हो रही है, नेगेटिव हो रही है। सर बिल्कुल इसी तरीके से एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का मैंने ये कहा था कि मिसाल के तौर पे आपके एग्जाम में आए, पहले एग्जाम मंथली टेस्ट में आए 50 नंबर, दूसरे मंथली टेस्ट में आए 50 नंबर, तो दोनों मंथली टेस्ट का टोटल कितना आ गया, 200 आ गया। दो टेस्ट दिए तो एवरेज कितना आ गया, 50 आ गया।
अगर आपके 50 नंबर आएंगे दोबारा तीसरे टेस्ट में, तो क्या ये एवरेज चेंज हो जाएगा? सर दोबारा कैलकुलेट करते हैं। 50 पहले के, 50 दूसरे के, 50 तीसरे के, डिवाइड बाय 3, तो आंसर क्या आया? 50। यानी कि एवरेज एवरेज जो स्कोर है आपका, अगर उसका जो आपका तीसरे टेस्ट का स्कोर है वो कितना है? 50। और जो आपका एवरेज स्कोर है वो कितना है? 50। अगर ये दोनों बराबर है, यानी कि मार्जिनल स्कोर क्या है आपका? 50, और एवरेज स्कोर क्या है? 50। अगर मार्जिनल और एवरेज दोनों बराबर है तो कोई एवरेज पे फर्क नहीं आएगा। मिसाल के तौर पे आपके आ गए इस तीसरे टेस्ट में 100 नंबर, कितने आ गए? 100 नंबर। तो पहले में 50 आए थे, दूसरे में 50 आए थे, 100 ही हो गए। और तीसरे में कितने आ गए? 100। तो 300 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? सॉरी, 50 50 100, 200 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 200 नंबर हो गए। अब 200 नंबर डिवाइड बाय 3, तो अब क्या एवरेज आ रहा है भाई? 200 डिवाइड बाय 3 करेंगे अगर हम, तो 200 डिवाइड बाय 66.66, पहले आ रहा था 50%। तो अगर आपका एवरेज जो स्कोर है, एवरेज स्कोर जो है उससे ज्यादा आता है क्या इस नए टेस्ट का, मतलब मार्जिनल टेस्ट का, थर्ड टेस्ट का क्या स्कोर, तो आपका एवरेज स्कोर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। एवरेज स्कोर क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ आ रही है? इसी तरह आपका मार्जिनल यानी कि तीसरे टेस्ट का जो स्कोर है, अगर वो एवरेज स्कोर से 50 से कम आता है, क्या मतलब 25 आता है, तो सर पहले 50 है, पहले 50 है, 100, फिर 125, तीन टोटल मिला के कितने यूनिट्स और कितने नंबर होगा? 125 डिवाइड बाय 3 टेस्ट, तो 41.66% आंसर आ रहा है। तो आपका एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात कॉन्सेप्चुअली समझ आ गई होगी सर। यानी कि ये देखें, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, तो एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। सर जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रही है तो एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सर जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट सेम है, यानी कि 50 = 50। समझ आ रही है बात? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब है जैसे जैसे आप क्या कहते हैं, इन इन प्रोडक्शन आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है। और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न का मतलब ये है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। सर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे जाके लेटर ऑन आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल इज अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। रिटर्न टू स्केल क्या है? एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। किस चीज का? हाउ, कैसे? टोटल आउटपुट इंक्रीज, टोटल आउटपुट इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स। ड्यू टू इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स है, यहाँ पे सम इनपुट नहीं है, वेरिएबल इनपुट नहीं है, यहाँ पे क्या है? ऑल, यानी कि चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होंगे यहाँ पे। देयर मे बी 3 phases ऑफ रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे 3 फेज है रिटर्न टू स्केल के। पहला फेज क्या है? पहला फेज है मेरा बच्चा, सॉरी, पहला फेज है increasing return to scale. Increasing return to scale, if increasing in all inputs leads to a more than proportional increase in output। बोला आपने इनपुट बढ़ाया 50 यूनिट से, आपने इनपुट बढ़ाया 50 यूनिट से, आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज किया 50 यूनिट से, और आपका आउटपुट बढ़ गया 80 यूनिट से। कितने यूनिट से? 80 यूनिट से। तो ये है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये क्यों होता है? क्योंकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से होता है। ये क्यों होता है? इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से होता है। सर अगर आपने बढ़ाया 50 यूनिट से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन आपकी प्रोडक्शन, आपका जो आउटपुट आया, जो आपका लेवल करें, सॉरी, रिटर्न आया, वो आया 30 यूनिट। तो ये है लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये क्या है? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी आपको। और ये क्यों होता है? ड्यू टू डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल। और अगर आपने 50 यूनिट से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करे और 50 यूनिट से आपकी आउटपुट इंक्रीज हुआ, तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। इसका जो आंसर है वो बराबर आया है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ चुकी होगी बहुत अच्छे से। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब है एडवांटेज। किस चीज के एडवांटेज? स्केल का मतलब है साइज, कि लार्ज, बड़े होने के एडवांटेज। दिस आर एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये एडवांटेज है कि जिसके लार्ज स्केल प्रोडक्शन के।
इन लॉन्ग रन में, विच कॉज इंक्रीज इन रिटर्न टू स्केल, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा रिटर्न टू स्केल, एंड डिक्रीज इन लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट, और डिक्रीज क्या हो जाएगी आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट। बात समझ आ रही है, वो जो मार्जिनल कॉस्ट आई थी वो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रिकल करेगा सर आगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे फर्म इक्विलिब्रियम, हमें कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर होते जाएंगे। तो क्या कौन कौन से रीजन से या कौन कौन सी टेक्निक से जिसकी वजह से इकोनॉमिक ऑफ स्केल हम हासिल कर सकते हैं? तो दो तरह के मेन होते हैं, एक इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है जो कंपनी के विद इन होते हैं, और एक एक्सटर्नल होता है जो आउटसाइड द कंपनी होते हैं लेकिन विद इन दी इंडस्ट्री होते हैं। सर मेरी कंपनी है टेक्सटाइल, तो क्या मैं अपनी कंपनी से अगर मैं कुछ फायदा उठा रहा हूँ इकोनॉमिक ऑफ स्केल बड़ी होने की वजह से, तो मेरे कंपनी के अंदर बाउंड्री बाउंड्री में जो मेरी कंपनी की बाउंड्री, अगर मैं उससे फायदा उठा रहा हूँ तो उसको कहेंगे इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल। लेकिन अगर मैं दूसरी टेक्सटाइल की वजह से भी फायदा उठा रहा हूँ तो उसको कहेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमिक ऑफ स्केल अराइज फ्रॉम विद इन द फर्म बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मैकेनिकल टेक्निकल इकोनॉमिक्स। सर ये क्या है मैकेनिकल टेक्निकल इकोनॉमिक ऑफ स्केल? भाई मेरे पास दो कंपनी है, दो मशीनें लगी हुई हैं छोटी छोटी, सही है, उधर 5 बंदा उधर चाहिए, 5 बंदा इधर चाहिए, सही है। उधर भी बिजली कंज्यूम हो रही है, इधर भी बिजली कंज्यूम हो रही है, ठीक है। सर उधर 50 यूनिट बन रहे हैं, इधर 50 यूनिट बन रहे हैं। ऐसा क्यों ना हो जाए कि मैं एक बड़ी मशीन ले आऊं, सर वो 5-5 लोगों की जगह वहां पे 6 लोग चाहिए होंगे, सर बिजली कम कंज्यूम होगी और मेरे 100 के 100 यूनिट्स बन जाएंगे। सर यानी कि दो छोटी मशीनों को यूज करने के बजाय मैं एक बड़ी मशीन यूज कर लूं, तो इसको कहेंगे मैकेनिकल टेक्निकल इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल ये एडवांटेज है किस चीज के, लार्ज होने के, बड़ी कंपनियों के पास बड़ी बड़ी मशीनें होती है, समझ आ रही है। इसी तरह मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें हायरार्की बहुत होती है और हर चीज के लिए एक स्पेशलाइज बंदा होता है, हर चीज के लिए एक स्पेशलाइज बंदा होता है। कंसल्टेंसी एक स्पेशलाइज बंदा कर रहा होगा, कंपनी के अंदर के मामलात को स्पेशलाइज बंदा देख रहा होगा, सीएफओ अलग काम कर रहा होगा, सीईओ अलग काम कर रहा होगा, टेक्निकल बंदे अलग काम कर रहे होंगे, समझ आ रही है। तो बहुत ही डिटेल में जाके सब लोग अपना अपना मैनेजेरियल तौर पे स्पेशलाइज लोग रखे हुए होंगे। लार्ज बिजनेस है, छोटी कंपनियों में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। छोटे कंपनियों में क्या होता है, एक ही बंदा मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ट्रेडिंग एंड कमर्शियल इकोनॉमिक्स। सर जब आप बहुत बड़ी कंपनी होते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें खरीद रही होती है, सही है। तो जैसे कि अगर आप इम्तियाज की बात करो, इम्तियाज हो गया, चेजब हो गया, तो ये बहुत बड़े क्या कहते हैं सुपर मार्ट है, सही है। तो ये लोग अगर अगर टपाल ये खरीद रहे हैं, फैमिली मिक्सचर से खरीद रहे हैं, तो ये टपाल फैमिली मिक्सचर्स को बोलेंगे भाई हम इतनी बड़ी अमाउंट में खरीद रहे हैं तो हमें आप डिस्काउंट दो। सर बल्क परचेजिंग पे आपको क्या मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, समझ आ रही है। अगर आप बड़ी कंपनी है तो सर आपको आराम से लोन मिल जाता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, आराम से आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, आराम से आप शेयर इशू कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही होगी। सर रिस्क बेयरिंग क्या है, फाइव कौन सा है, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमिक्स। तो अगर आप बड़ी फर्म हो, आप बहुत बड़ी कंपनी हो, तो आप अपने क्या करते हो, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हो। लाइक लक्की, लक्की ग्रुप का नाम सुना है, लक्की वन सुना होगा, लक्की सीमेंट सुना होगा, लक्की टेक्सटाइल सुना होगा। सर ये लक्की एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसका एक ही मालिक है, मतलब जो भी मालिक है वो एक ही सेम बंदे हैं, ठीक है। सर वो जो मालिक है उसने अपने मॉल में भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, अगर मॉल बंद हो जाए, कोरोना आ जाए, कोई मसला नहीं है, सीमेंट चल रहा होगा, तो ये सीमेंट बंद हो जाए, सीमेंट में महंगा हो जाए, सर कोई मसला नहीं है, टेक्सटाइल चल रहा होगा, टेक्सटाइल बंद हो जाए तो फला चल रहा होगा, एनर्जी चल रहा होगा, कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कहीं ना कहीं उसको फायदा हो रहा होगा, कहीं कहीं उसको लॉस हो रहा होगा, तो अल्टीमेटली उसको क्या होगा, फायदा होगा। ये 4-5 क्या आते हैं इंटरनली, कंपनी अपने बड़े होने की वजह से ये फायदा हासिल करती है, सही है। सर एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या है, दिस दिस आर आउटसाइड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म एंड आर अटेंड बाय द मेंबर फर्म ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल। पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बारे में जब ग्रोथ हो रही होती है जब ये आपको मिलता है। जैसे कि अभी जब कोरोना आया था, तो अगर जीएसके खुद बोलता, सिर्फ जीएसके बोलता कि मैं अकेले बलबूते पे कोरोना की वैक्सीन को वो करूंगा, तो कर सकता था, नहीं कर सकता था। तो सर क्या करते हैं ये लोग, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, सारी बड़ी बड़ी मेडिसिन की कंपनियां आपस में मिली, इवन गवर्नमेंट मिली और उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और एक कोरोना की वैक्सीन बनाई। और कोरोना की वैक्सीन बनाने के बाद सारे के सारी फर्म्स को, सारी की सारी जो मेडिसिन कंपनीज थी फार्मास्यूटिकल, उन सबको फायदा हुआ, समझ आ रही है। ये एक फायदा है बड़े स्केल होने का, सर छोटी कंपनी के साथ नहीं करते ये लोग।
बड़ी कंपनी आपस में ज्वाइंट वेंचर कर लेती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से। सही है सर। अगर पाकिस्तान में स्पेशलाइज्ड लेबर फोर्स बनाई जाती है, क्या मिसाल के तौर पे सर, आपने आमना टावर देखा है, ये सदर में, सर ये अम्मा टावर जो है सदर में, आप या ये टेक्नो सिटी जो है उसमें आप लैपटॉप लेने जाए वहाँ पे रिपेयरिंग वाले बैठे होते हैं, तो आप कभी उनसे पूछिएगा यार ये आप काम कहाँ से सीख कर आते हो, वो बोलेगा यार हमने यहीं पर ही सीखा, क्या बात, बोले नहीं नहीं, जो आप नया मॉडल आता है उसका काम कहाँ से सीखते हो, जो बिल्कुल नया नया आता है उसको कैसे खोलते हो, उसको कैसे चेक करते हो, बोलेगा क्या बताऊं, हम लोग वहां से एक बंदा आता है स्पेशलाइज जो हमें सिखा देता है, या हम अपना बंदा भेजते हैं स्पेशलाइज जो वहां पे सीख कर आ जाता है, और फिर हम सबको वो यहाँ पर आकर सिखा देता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। सर शेयरिंग एक्स्ट्रा रिस्क विथ ईच अदर, सर जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती है लाइक पीआईए, पीआईए ने अपना इंश्योरेंस कराई होगी या नहीं करवाई होगी, सर करवाई होगी। सर पीआईए अगर ईएफयू लाइफ से पूरी की पूरी इंश्योरेंस कराना है, तो ईएफयू लाइफ 3 से 4 बार बिक जाए, फिर भी पीआईए का, अगर पीआईए तबाह और बर्बाद हो गई, पीआईए में आग लग गई, तो कंपनसेट नहीं कर पाएगी। तो पीआई ईएफयू लाइफ क्या करेगी, बोलेगी 20% पीआईए की इंश्योरेंस मैं कर रही हूँ, 20% सलाम तकाफुल कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी का नाम है, 20% जुबली कर रहा है, 20% फला कर रहा है, 20% फला कर रहा है। सर इंश्योरेंस कंपनी ने अपने रिस्क को क्या कर दिया, बांट दिया। और ये क्यों बांट दिया, क्योंकि ये सारी की सारी बड़ी कंपनीज है और इन पे लोगों को भरोसा है, और आपस में भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग है। बात समझ आ रही है, ये है एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स। डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल क्या होंगे, यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। सर लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की कुछ डिसएडवांटेज भी है लॉन्ग रन में। फर्म ग्रो सो लार्ज, जब फर्म ग्रो कर रही है सो लार्ज, इट बिकम्स टू डिफिकल्ट टू हैंडल देम, और ये मुश्किल हो जाता है इनको हैंडल करना, इनको मैनेज करना, विच कॉजेज, जिसकी वजह से डिक्रीज इन रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, एंड इंक्रीज इन लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सर क्या रीजन है जिसकी वजह से ये होता है, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी, व्हेन गैप बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट इंक्रीजेस। सर जब गैप आ जाता है ना मैनेजमेंट और वर्कर में, तो सर आपका, आपकी ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर सकती, समझ आ रही है। आप जितनी भी बड़ी कंपनी हो, अगर आपके दरमियान कम्युनिकेशन गैप है, कोई किसी भी तरीके का गैप है, तो सर आप अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते, आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, उनको, मतलब बहुत कुछ होता है सर, ये प्रैक्टिकली देखेंगे आप जब आप सोसाइटी में जाएंगे, आप किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो ये आपको प्रैक्टिकली नजर आएगा। इन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, सर जब बहुत ज्यादा बड़ी फर्म होती है ना, तो फिर वहां पर क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अब जब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि यार ये इसका इतना सा काम है फिर भी क्यों आता है, आपने सोचा होगा है, लोगों ने इन एफिशिएंसी लोग एक्स्ट्रा लोग रखे हुए बिला वजह के, समझ आ रही है। यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट अच्छे से नहीं हो रहा, फुल कैपेसिटी पे काम नहीं हो रहा, वेस्टेज बहुत हो रही है। सर ये सारी चीजें होती हैं, हो सकती है, मतलब होती लाजमी नहीं है। सर यूनिलीवर में देखेंगे आप, ऐसा नहीं पाया जाता, आप नेस्ले को देखेंगे ऐसा नहीं होता सर, लेकिन हो सकती है। सही है, कम्युनिकेशन गैप होता है, सही है, डिसीजन मेकिंग डिले होती है बड़ी फर्म में। सर पहले मैं एक बात, लेबर से सुपरवाइजर तक जाएगी, सुपरवाइजर से डिपार्ट के हेड तक जाएगी, डिपार्ट के हेड से फिर उसके मैनेजर तक जाएगी, फिर सब मैनेजर की जाएगी, फिर जनरल मैनेजर, फिर सीएफओ, फिर सीईओ, फिर इतना बड़ी हायरार्की होती है, फिर डिसीजन मेकिंग इसकी स्लो होती है। तो सर अगर कर्व देखें, तो सर ये जो कर्व बनाया है, ये यू शेप में बनाया है, ये किस शेप में बनाया है, यू शेप में बनाया है। सर यू ऐसा होता है, नहीं सर यू तो ऐसा होता है ना, है, यू तो जैसे आप बनाते वैसे होता है सर, यू ये तो ऐसा लग रहा है, क्या कहते हैं, बाउल होता है, सही है। सर इकोनॉमिक्स में हर उस शेप को यू शेप कहते हैं, जो पहले डिक्रीज हो रही हो फिर इंक्रीज हो रही हो, पहले डिक्रीज हो रही हो फिर इंक्रीज हो रही है, हर शेप को यू शेप कहते हैं। तो ये देखें, जैसे 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 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या आएंगे, यूनिट्स आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, यूनिट्स आएंगे, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉस्ट आ रही है, समझे, जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से। सही है, जो फायदा आपको मैंने बताया उसकी वजह से। एक वक्त आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, सर ये क्या है, ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लगा रहा हूँ इतना ही मुझे आउटपुट मिल रहा है, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर एक वक्त आया कि मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा रहा हूँ 50 यूनिट्स के, लेकिन मुझे फायदा मिल रहा है सिर्फ 20 यूनिट्स का।
जैसे जैसे मैं और यूनिट इंक्रीज करता जा रहा हूँ, मेरी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मेरी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से। सर ये आगे हमें बहुत ही डिटेल में समझ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारे समझ आ गया होगा। आ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये चैप्टर बेस्ट करता है फॉर्म इक्विलिब्रियम की। अगली क्लास में फॉर्म इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बच्चा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कुछ समझ ना आए आप मुझसे मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जब तक अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।